ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में आने का कब, क्यों और कैसे सोचा? हमारे पास मेल्स की ये परसेंटेज है, फीमेल्स की इतनी होनी चाहिए, डिसेबल्स की इतनी होनी चाहिए। आमतौर पे डाइवर्सिटी के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि शायद मुख्तलिफ इलाकों से वी वर्क फ्रॉम द कस्टमर फॉर द डिफरेंट कंट्रीज, राइट। हम उनके लिए काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी वहीं से आता है। मैं मेंटोर्स ही कहूँगी, चाहे वो मेरे टीचर्स थे या मेरी फर्स्ट जॉब पे मेरे एचओडी थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरिद इंटरव्यू के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और उनकी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जिससे आपको कुछ सीखने का मौका मिले और जिनकी स्टोरी से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा अकरम साहिबा, ये पिछले 8 सालों से ह्यूमन रिसोर्स की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं। आमतौर पे जब भी ह्यूमन रिसोर्स का ख़्याल हमारे जहन में आता है तो हमारे माइंड में टैलेंट एक्विजिशन आता है, लोगों को हायर करना, फायर करना, उनकी सैलरीज़ का जो काम होता है उसको ट्रांसफ़र करने वाला, या इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ह्यूमन हैंडलिंग आ जाती है, पीपल मैनेजमेंट आती है, उससे रिलेटेड चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। लेकिन आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये सीनियर डिप्टी मैनेजर हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है इसका क्या काम होता है, इसके साथ साथ जो 8 साल का इनका एचआर की फील्ड का एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में ही हमें क्या बातें बताती हैं। और फिर एक जो चीज़ बहुत कॉमन है आजकल के हमारे यहाँ जॉब्स नहीं हैं, इसमें कितनी हकीकत है और किन स्किल्स की बेस पे जॉब मिलती है, और डाइवर्सिटी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम एचआर की फील्ड की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा अकरम साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में आने का कब, क्यों और कैसे सोचा और इसका इंतखाब किस तरह किया? एचआर बाय चांस ही था। एक्चुअली आफ्टर माय ग्रेजुएशन I get the opportunity to work with System Limited, so I go there for the somehow कह सकते हैं उसको internship. So first time मैं वहाँ पे मैंने HR एक रोल देखा जो कि एग्जिस्ट कर रहा था। ही वॉज अ पर्सन जो कि लोगों को हेल्प आउट कर रहा था, उनके इश्यूज सुन रहा था और देन प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्स कर रहा था, एंड साइमल्टेनियसली उनकी एक बड़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थी। देन आई ऑप्ट के आई हैव टू बी द सेम पर्सन एज ही इज़। सो इस तरह हुआ, फिर उस चीज़ को एज अ पैशन मैंने लिया और देन आई मूव ऑन। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ सीनियर डिप्टी मैनेजर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एक तो आपका रोल क्या है और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या क्या काम किए जाते हैं? एक्चुअली हमारे जितने भी एचआर के जितने भी रोल्स हैं ना, लाइक रोल्स कह लें या प्रोसेसेस कह लें, जो कि स्टार्ट होता है, डेफिनेटली लोग यही समझते हैं कि एचआर का सिर्फ काम है हायरिंग करना, सैलरीज बनाना, सैलरीज टाइम पे देना, दैट्स इट। बट हमारे जितने भी लाइक पूरी कंपनी में अगर हम बात करते हैं ना, अगर हमें कोई भी चीज़ चेंज चाहिए होता है ना, तो वो चेंज स्टार्ट होता ही लर्निंग डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट से हमें देखना पड़ता है हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो कि कंपनी को भी मदद कर सकते हैं कल्चर को बेहतर करने के लिए, और साथ ही साथ दूसरे लोगों को किस तरह हेल्प आउट करेंगे कि वो लर्निंग भी करें, सीखें भी, कैरियर को भी लेके चलें, और आज वो जहाँ पे हैं वो दूसरों के लिए भी सेम प्लेटफॉर्म या सेम स्पेस क्रिएट करें कि यार कल को वो लोग भी यहाँ पे बैठें, कि वो लोग भी ग्रोथ करें और वो भी नेक्स्ट दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। मैम, बहुत सारे लोग जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी पे काम करना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, 8 साल का आपका जो तजर्बा है एचआर की फील्ड में, किसी भी कंपनी के ऑनर्स जो हैं वो कितने इंटरेस्टेड होते हैं ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी को डेवलप करने में, इसको डिफ़ाइन करने में? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिनेरियो है कि हमारे, क्योंकि पाकिस्तान की बात करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास सेट कल्चर ही हैं। सो बहुत कम कंपनीज हैं जो FMCGs हैं जो मल्टीनेशनली चीज़ों को ऑप्ट करना चाह रहे होते हैं। वहाँ पे भी ये सिनेरियो होते हैं कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो समहाउ, अगर हम किसी कस्टमर्स के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि वो उन पॉलिसीज़ को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं कि कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करते हैं आज पाकिस्तान में, तो हमारे पास पॉलिसीज़, कुछ अच्छे सेट्स होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, उनको लगता है कि अगर पॉलिसीज़ बनी होगी तो हम लोग इजीली अपने काम पे फोकस करेंगे। लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉय उठ के आता है और वो एक बियॉन्ड द लिमिट्स एक फेवर चाह रहा होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसको एक पॉलिसी दिखाते हैं कि भाई हम, मेरी पॉलिसी क्या कहते हैं, गो टुवर्ड्स द एचआर से वो पॉलिसीज़ ले लें, पॉलिसी में अगर आप एग्जिस्ट करते हो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से भी चाह रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी बाय लॉ कुछ इन्फोर्समेंट्स होती हैं जिसकी वजह से फिर क्या होता है, कंपनीज को वो करना पड़ता है।
जिसमें सबसे बड़ी बात करते हैं आजकल हम बात कर रहे होते हैं डाइवर्सिटी की। सो डाइवर्सिटी के ऊपर बाय लॉ भी ये चीज़ इन्फोर्समेंट आ चुकी हुई है कि हर कंपनी में हमें डाइवर्सिटी पे काम करना होगा। हमें अगर हमें रिसोर्स हायर करना है तो वी हैव टू हमें फिगर आउट करना है कि अगर हमारे पास मेल्स की ये परसेंटेज है, फीमेल्स की इतनी होनी चाहिए, डिसेबल्स की इतनी होनी चाहिए। फिर उसमें बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होती हैं वो इसको मज़ीद भी सोच रही होती है कि हमें सिर्फ अपने कल्चर को इम्प्रूव करने के लिए मेल फीमेल्स या डिसेबल पर्सन्स रखने हैं, या हमें डिफरेंट सिटीज़ से लोगों को भी ऑप्ट करना है, हमें दूसरे कल्चर्स को भी यहाँ पे लेके आना है। उससे भी क्या होता है कि डाइवर्सिटी आती है। जब डिफरेंट माइंडसेट के लोग मिलकर काम करते हैं, फिर आइडियाज़ भी आते हैं, फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हैं, फिर हर्डल्स का भी पता चल रहा होता है हमें। सो इसीलिए पॉलिसीज़ मेरे मुताबिक ऐसा है कि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो बाय हार्ट चाहती हैं कि पॉलिसीज़ हों ताकि हमारी प्रोसेस जो है वो स्मूथ चलें, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको क्या कहते हैं बाय लॉ इन्फोर्समेंट की जा रही होती है और वो कर रहे होते हैं। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपने भी उसका थोड़ा सा जिक्र किया, डाइवर्सिटी का। मुझे ये बताएं, आम तौर पे डाइवर्सिटी के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि शायद मुख्तलिफ इलाकों से एम्प्लॉयज़ आ जाएँ, मुख्तलिफ जगहों से आ जाएँ तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, उसका एक डाइवर्सिफाइड कल्चर हो जाता है। क्या सिर्फ डाइवर्सिटी यही है? इसकी डोमेन में और क्या क्या चीज़ें आती हैं? अच्छा, इसमें अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज हम स्टार्ट करें ना तो एक होती है बायसनेस आ जाती है। अगर आप किसी एक ही यूनिवर्सिटी से लोग उठा रहे हो तो एक वो उनकी ना यूनिटी सी बन जाती है। फिर वो जब एक ही जगह का मटेरियल हमारे पास आ रहा होगा तो माइंडसेट भी एक ही आ रहे होते हैं ना। सो बीइंग अ HR पर्सन, अगर मुझसे कहा जाए कि डाइवर्सिटी ज़रूरी है तो आई सेड यस। हमें अगर सेम डिपार्टमेंट में एक ही यूनिवर्सिटी से भी अगर 2 तरह के लोग बैठे हुए ना, तो तीसरा बंदा अगर हमें रखना चाहिए ना तो हमें किसी डिफरेंट से करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगेन डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही होंगी। मैम आप अभी करंटली किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? ओके, सो अभी जो मेरा रोल है दैट इज़ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सो आई एम डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द TNAs, ठीक है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट हो रही है कंपनी में, किसकी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे लोग जो हैं वो पंचुअल हैं नहीं हैं, या उनके बिहेवियर्स के इश्यूज़ हैं। सो आई एम हेयर इन एसगार, जो मेरी करंट कंपनी है, वहाँ पे आई नीड टू आइडेंटिफाई लोगों को किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो हम इन हाउस करवा रहे होंगे, आउटसोर्स करनी होगी, या हमारे पास ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको मज़ीद उसको कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ को, उसमें चैलेंजेस आते हैं। सो चैलेंजेस में सबसे पहले जो बात सुनी जाती है वो आपके इन हाउस जो लोग होते हैं उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है, और स्पेशली जो हमारे नॉन मैनेजमेंट या जो हमारे वर्कर स्टाफ होते हैं वो एफिलिएट होते हैं विद द ट्रस्ट फैक्टर। अगर उनका ट्रस्ट नहीं होगा तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं होगा। मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि HR की फ़ील्ड के साथ मुंसलिक हैं, तो इस वक्त जो है वो HR की फ़ील्ड में जॉब्स का स्कोप क्या है, और ओवरऑल अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो क्या वाकई जॉब्स ख़त्म हो गई हैं? क्योंकि डाउन साइजिंग और ले ऑफ तो चल रहे हैं, आपकी इसमें क्या राय है? ओके, सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे पास ना मैन पावर्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं हमारे पढ़े लिखे तबके की, जिसे बात करते हैं जो अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, इंडीड पे जा सकते हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लिंक्ड होते हैं। आई गेस उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑल्दो पाकिस्तान के जो सिनेरियोज़ हैं वो एक डिफरेंट हमारी डिबेट हो जाती है, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो कि आप ऑफिस जाके भी कर सकते हो, बहुत सी हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप घर बैठ के भी कर सकते हो। बट मसला ये है कि हम लोग नहीं देखते और फिर हम एक ही चीज़ का कर रहे होते हैं, भाई हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, मार्केट में जॉब्स नहीं हैं। हमारे पढ़े लिखा बंदा जो कि सोशल मीडिया या हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जा सकता है ना, उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं। देन अगर हम बात करते हैं अपने नॉन मैनेजमेंट की, जिसमें हम लोगों ने बात की कि डाउन साइजिंग का वर्ड आपने यूज़ किया, मैं उसको राइट साइजिंग कहूँगी। तो उसमें सिनेरियो ये होता है कि अभी भी आपको पता है कि अगर मैं अपनी कंपनी के सिनेरियो की बात करती हूँ, वी वर्क फ्रॉम द कस्टमर फॉर द डिफरेंट कंट्रीज़, राइट। हम उनके लिए काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी वहीं से आना है। अब हमारे पास अगर बिज़नेस ज़्यादा आ रहा होगा तो डेफिनेटली हमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगा। अगर कम होगा तो डेफिनेटली हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास लोग हैं उन्हीं को हम क्या करें, शफल करें, उन्हें निकालें नहीं, उन्हें शफल करें। लेट्स सपोज वो एक डिपार्टमेंट में है, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में उनके स्किल सेट को देखते हुए हम रिप्लेस दें। तो आई गेस मोस्टली कंपनीज कर भी यही रही होती हैं। हाँ, एक तो लोग सोशल मीडिया पे बहुत सी कम चीज़ें आती हैं और हर बंदा नहीं अप्रोच कर सकता, तो उसमें मेरा ये मानना है कि हमारी जो अवेयरनेस चैनल है ना, वो थोड़े से और विजिलेंट होने चाहिए। और वो कोई भी चीज़ अगर डिस्क्लोज़ कर रहे हैं ना,
तो उस चीज़ को एक दफ़ा एटलीस्ट 2-3 जगह से वो करें, वेट करवाएं और देन उसको वो करें। मैम अगले 5 सालों में आप ख़ुद को कहाँ देखती हैं, या कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा और अब तक पूरा ना हुआ, वो क्या है? एक्चुअली आई एम वेरी डाइवर्स पर्सन बाय पर्सनालिटी। जैसे मैंने बताया कि मैंने HR में भी अगर मैं आई थी तो मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा, आई इंस्पायर्ड एंड देन आई मूव टू दिस। सो यहाँ पे जब मैं HR में आई, सो मेरा भी सिर्फ एक ही माइंड था कि सिर्फ लोगों से इंटरेक्शन है और मैंने हायरिंग करनी है। लकीली मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, मेरे अच्छे मेंटोर्स थे, लाइक मैं मेंटोर्स ही कहूँगी, चाहे वो मेरे टीचर्स ने थे या मेरी फर्स्ट जॉब पे मेरे HOD थे। सो वट आई एम, ठीक है, मैं उनकी वजह से हूँ। तो अभी भी अगर गोल्स की बात करते हैं, गोल सेटिंग की बात करते हैं, तो आई एम नॉट प्रिटी मच श्योर, लाइक प्रिटी मच श्योर इन द सेंस के आई एम वेरी गुड इन माई प्रोफेशनल। सो लर्निंग हो रही है, अच्छे से हो रही है। इनफैक्ट जब मुझे एसगढ़ से भी ये अपॉर्चुनिटी आई तो उसमें भी लाइक मैंने देखा कि अच्छा मेरी ग्रूमिंग कहाँ है, क्या कहेंगे उसको, क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हम ग्रेडी कह सकते हैं कि मुझे जो भी काम करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत पैशनेट होकर कर रहे होते हैं। कॉन्शियसली मैं देखती हूँ कि अच्छा मुझे क्या मिलेगा, मुझे, क्योंकि जब आई बिलीव मुझे मज़ा आ रहा होगा तो मैं काम भी अच्छा करूँगी। सो ये अभी भी डिगर आउट हो रहा है व्हाट आई वांट टू बी इन नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर्स। मैम इस सारे सफ़र में बीइंग अ प्रोफेशनल वुमेन आपकी इंस्पिरेशन कौन लोग रहे? जो लोगों के काम आते हैं, लेकिन उसमें सिनेरियो ये होता है कि मुझे एक चीज़ सिखाई गई थी बीइंग अ HR कि आप जिस भी कंपनी में जाएं वहाँ पे जो अच्छी चीज़ हो रही है ना उसको कभी ना रोकें। इस तरह के लोग ढूंढ लेती हूँ और फिर उन्हीं से ही लर्निंग कर रही होती हूँ, उन्हीं चीज़ों को मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही होती हूँ कि अच्छा यार इसको मज़ीद कैसे। सो आई बिलीव अभी भी अब मैं जो भी काम करती हूँ उसमें कभी भी जानबूझ के गलती नहीं की, हो जाए वो एक अलग चीज़ होती है। तो मुझे इसी तरह के लोग जो होते हैं वो इंस्पायर कर रहे होते हैं, जो जानबूझ के नहीं कर रहे होते कुछ। मैम आखिर में आप जो है वो यूथ को क्या एडवाइस देंगी कि वो किस तरह अपने स्किल्स को डेवलप करें, और कौन कौन से स्किल्स को डेवलप करें ताकि उनको भी कोई अच्छी जॉब मिल जाए या वो अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सके? कम्युनिकेशन। हम बच्चों को बात करना सिखाते ही नहीं हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देती। हम लाइक आई वाज अ स्टूडेंट एज वेल। सो होता ये है कि हमें वो जो प्रेजेंटेशन का डे होता है ना, वो क्या कहते हैं, वो हमें ऐसे लगता है कि यार बस पता नहीं क्या हो जाना, वो एक डर है। हमारे टीचर्स वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को मतलब स्पेशली एकेडमी हमारी इस तरह की डिज़ाइन ही नहीं हुई भी। तो मैं ये कहूँगी कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश करें कि आप हर चीज़ को बात करें, आप एक्सप्लेन करें। होता ये है कि अगर मेरी बात की जाए तो मुझे भी कई चीज़ें ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है मुझे आती हैं, लेकिन जब मैं बात करने लगती हूँ मुझे नहीं आती। तो आप गलत करें, ठीक करें। और आप यूनिवर्सिटीज़ आप स्टडी की तरफ जाते हैं इसीलिए क्योंकि आपने डेवलपमेंट करनी होती है। सो आई गेस कम्युनिकेशन बहुत बेहतर है, ज़रूरी है। दूसरा उसके बाद आपको जितने भी हमारे टेक्निकल टूल्स हैं जो कि यूज़ करने की ज़रूरत है, आप किसी भी फील्ड में हैं। देखिए अगर आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करते हैं कि AI का दौर है, हम बात रोज़ करते हैं, हर बंदा कहता है मैं भी बीइंग अ HR देखा जाए तो मैं AI आने से पहले भी मेरी गूगल सर्च बहुत ज़्यादा थी, लोगों की इतनी नहीं थी। मुझे JDs बनानी होती थी, मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस देखती थी क्या होगी उसमें, जॉब स्पेसिफिकेशंस चाहिए, अच्छा समरी भी चाहिए। समरी चाहिए तो फिर मैं ये देखती हूँ अच्छा कौन सी सर्टिफिकेशन ज़रूरी होगी इस बंदे को अगर मैं हायर करने जा रही हूँ। तो अगर वो चीज़ मैं कर सकती हूँ बीइंग अ HR, सो व्हाई नॉट इफ़ यू लाइक एनीवन, जो भी आप फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देखते कि उस फील्ड का बेस्ट बंदा है, उसके पास क्या क्या है और आप वो सीख लें। ये तो है ही नहीं ना ऐसा कि भाई आपने सिर्फ ये सीखना है, नहीं, आपके अंदर एक वो होनी चाहिए। आपने जिस फील्ड में जाना है उसकी टेक्निकलिटी को समझें और उस टेक्निकलिटी को समझते हुए उस स्किल सेट को नहीं, दैट्स इट। मैम कासिम अली शाह साहब के काम को और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? ओके, सो अगर इनके काम को देखा जाए तो जैसे हमारी बात भी हुई, कुछ आपके इन हाउस प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो कि आई गेस लोगों को नहीं पता होता। तो आई गेस कि आप एक सोसाइटी में एक प्लस पॉइंट है, और जैसे मैंने आपको बताया इफ़ आई एम हेयर सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि एक पॉजिटिविटी है जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच इकरा अकरम साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने एक डिफरेंट टॉपिक डाइवर्सिटी पे बात की कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके कल्चर के लिए कितनी वैल्यूएबल है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी डोमेन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और फिर कौन से स्किल्स को अगर आप डेवलप कर लें और किस तरह आप सर्च करें स्किल्स के बारे में तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।